भारत के इस युग में ई स्पोर्ट्स एक नई क्रांति का रूप ले रहा है। स्क्रीन के उस पार हर गेमर बन रहा है एक एथलीट। फोकस, डिसिप्लिन और पैशन के साथ सरकार के सपोर्ट से ई स्पोर्ट्स को मिला है आधिकारिक खेल का दर्जा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। मैं सिमरन और आज मैं लेकर आई हूं एक प्रेरणा से भरा सफर जो हमारे देश को 2047 तक एक विकसित भारत बनाने की ओर लेकर जा रहा है। आज का हमारा विषय है एक ऐसा क्षेत्र जो युवा ऊर्जा, तकनीक और नए अवसर का संगम है, ई स्पोर्ट्स। ये सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक नए रोजगार, नए बिजनेस मॉडल और ग्लोबल पहचान का रूप ले चुका है। और खास बात यह है कि भारत सरकार इसके विकास में अपना सक्रिय समर्थन दे रही है। सबसे पहले हमारे शो के मेंटर, अर्थव्यवस्था के विकास में अपना अमूल्य योगदान देने वाले श्री सुनील कुमार गुप्ता जी का दिल से स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं इनके प्रभावशाली व्यक्तित्व पर। सार्क ग्लोबल ने अमेरिका में अपने ऑपरेशंस की शुरुआत कर दी है। ये कंपनी के ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान्स का अहम कदम है। भारत से लेकर दुनिया तक सार्क अब तैयार है अपनी पहचान वैश्विक स्तर पर बनाने के लिए, और इसको बनाने वाले हैं एक विजनरी लीडर, एक इकोनॉमिक आर्किटेक्ट सुनील कुमार गुप्ता जी, सार्क ग्लोबल के फाउंडर, जिन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को नई सोच दी। ऑथर, मेंटर और नेशन बिल्डर, उनका है एक ही मिशन, भारत को बनाना है एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस। और साथ ही आज हमारे विशेष अतिथि ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के एक शक्तिशाली नेता, नॉर्डविन गेमिंग के सीईओ श्री गौतम सिंह विर्क जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनील सर, गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार। सुनील सर, ऑनलाइन मनी गेमिंग क्या थी और गवर्नमेंट को क्यों इस पर प्रतिबंध लगाना पड़ा? हाँ, मैं जरूर बताना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, रियल मनी गेमिंग जो है वो गेम है जिसमें जो भी पार्टिसिपेंट होगा उसको पैसा लगाना पड़ेगा, और वो पैसा लगा के जीत भी सकता है और पैसा लगा के हार भी सकता है। और ये दोनों तीनों तरह के गेम थे। कुछ तो प्योरली चांस पे थे और कुछ में स्किल भी थी कि थोड़ी स्किल लगाओगे लेकिन फिर भी आप पैसा या तो हारोगे या जीतोगे, और पैसा आपको जरूर लगाना है। तो क्या हुआ कि इसमें जो हमारा आम व्यक्ति था या जो लोअर इनकम बैकग्राउंड से लोग आते थे, उन लोगों ने ज्यादा पैसा लगाया। जो डेली वेजर थे, अपने सिक्योरिटी गार्ड थे, जिनके पास समय था, और वो लोग अपना पैसा लगा देते थे, तो रोज कमाया पैसा लगा दिया। और अगर हम रिपोर्ट्स देखते हैं तो 70 से 80% लोगों को नुकसान होता था। तो मतलब कि उसकी हार्ड एंड मनी जो है, जो वैसे भी लो इनकम ग्रुप से आ रहा है और हार्ड एंड मनी है, या जो स्टूडेंट है हमारा, या जो हमारा डेली वेजर है हमारा, तो उन लोगों ने जब पैसा लगाया और लॉस होना शुरू हो गया, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या देश के सामने हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि जितने भी रियल मनी गेमिंग है सबको बैन कर दिया। आपने देखा होगा कुछ रियल मनी गेमिंग इतने बड़े हो गए थे और इतना ज्यादा पैसा उन्होंने लूटना शुरू कर दिया था। इसको लूट हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि एक आम आदमी का पैसा, और उन कंपनी की बैलेंस शीट अगर हम देखते हैं तो उनका पैसा बहुत बड़ा होता जा रहा था, उनके प्रॉफिट बहुत बड़े होते जा रहे थे, उनकी वैल्यूएशन बिलियंस डॉलर में थी। मतलब वो कहते थे मेरी वैल्यूएशन 20,000 करोड़, 15,000 करोड़, 10,000 करोड़, तो उनकी वैल्यूएशन बढ़ रही थी, उनके पास पैसा बढ़ रहा था और आम आदमी को नुकसान हो रहा था। इसलिए गवर्नमेंट को लाना पड़ा, और गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग इसको बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद उसमें उन्होंने दोनों लाए, क्योंकि पहले क्या हुआ था, एक बार और शुरुआत की थी कि ये जो स्किल बेस्ड गेम होंगे वो चलेंगे और जो चांस बेस्ड गेम होंगे वो ना चलेंगे, लेकिन उसको भी सरकार ने बंद करा। अब सरकार ने बोला कि जो भी रियल मनी जिसमें इन्वॉल्व है, जिस भी गेम में रियल मनी इन्वॉल्व है उसको बंद कर दिया जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति रियल मनी गेम ना खेल पाए और उसको नुकसान ना हो। कि जो हमारी विशेषकर महिलाएं थी जो घर पे रहती थी और पार्टिसिपेट करने लगी थी और हारने लगी थी, युवा हमारा जो था, गरीब लोग जो हमारे थे, जो कि हमारे विकसित भारत 2047 के स्तंभ हैं, हमारे 4 ही स्तंभ हैं जो हम बोलते हैं कि क्या महिलाएं, युवा, किसान, गरीब, वो सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए थे। तो ये जो रियल मनी गेमिंग थी उन सबको लॉस होने लगा था। तो इंक्लूसिव ग्रोथ की एक तरफ हम बात कर रहे हैं, एक तरफ हम बात कर रहे हैं युवा को आगे बढ़ाना है, एक तरफ हम बात कर रहे हैं गरीब को आगे लेके आना है, और इससे गरीब और गरीब होता जा रहा था और कुछ लोग अमीर होते जा रहे थे। तो हम इक्विटेबल सस्टेनेबल की तो बात करते थे, वो कहीं ना कहीं खराब हो रही थी। तो अब गवर्नमेंट ये एक्ट लाई और रियल मनी गेमिंग को ऑल टुगेदर बंद कर दिया गया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो इकोसिस्टम जो है वो प्रभावित हो रहा था, और दिस वाज मोर ऑफ अ काइंड ऑफ गैम्बल जिसका एडिक्शन भी बढ़ रहा था। शायद मुझे लगता है इसी वजह से ये स्टेप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाया।
गौतम सर, सुनील सर ने अभी एक टर्म यूज की, गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस। ये दोनों कैसे डिफरेंट है और इनमें क्या अंतर है, ये मैं चाहती हूँ सरल शब्दों में आप जरूर बताएं। देखो, इसको अगर आप सिंपल वे में देखो तो गेम ऑफ स्किल एक पर्सन के स्किल लेवल पे डिपेंड करता है, कितना वो फास्ट थिंकिंग कर सकता है, कितना वो फास्ट अपनी मूव कर सकता है। व्हेयरएज गेम ऑफ चांस में है कि आपके जो चांसेस हैं गेम में वो आपके स्किल लेवल पे डिपेंड नहीं, कि आपके जो फॉर एग्जांपल आपके पास जो कार्ड्स आए हैं वो अच्छे आए हैं, बुरे आए हैं, जो आपके पास जो गेम की जो रैंडम नंबर जनरेशन है आपके पास कैसे आई है, उसमें आप कह सकते हो कि आपकी स्पीड और आपकी थिंकिंग प्रोसेस इतनी ज्यादा नहीं मैटर करती। हाउएवर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से दोनों में अगर कहीं पे भी पैसा इन्वॉल्व है तो दोनों तरफ इंडियन गवर्नमेंट ने उनको बैन कर दिया है इस टाइम पे। तो इसलिए अगर हम अब देखते हैं, गेम ऑफ चांस तो बहुत हेविली फाइनेंशियली इन्वॉल्व थी, लोगों से पैसा लेती थी, उनको जीतने में पैसा और देते थे, हारने में पैसा लूज होता था। पर शायद अकाउंट जनरेट करने के लिए, खेलने के लिए भी पहले उनको इन्वेस्ट करना पड़ता था। Whereas गेम ऑफ स्किल में काफी हद तक आप जैसे आप नॉर्मल स्पोर्ट्स करते हैं, काफी गेम ऑफ स्किल्स आपको अपॉर्चुनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं और आपसे पैसे नहीं लेते वो खेलने के लिए और compete करने के लिए, चाहे लूडो होता है और वैसी गेम्स होती हैं जिसमें स्किल इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मतलब यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है कि वो चाहे स्किल हो, क्योंकि पहले ये एक बारी क्या हुआ था, एक बड़ी कंपनी हाई कोर्ट चली गई थी, उसने बोला जी मैं तो गेम ऑफ स्किल है, मेरे को बैन नहीं कर सकते, तो कोर्ट से अच्छा ऑर्डर लिया। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा कि यदि उसमें मनी इन्वॉल्व है, मतलब वो पैसा लगा के अगर खेल रहे हो, मतलब थोड़ी क्वांटिटी स्मॉल स्केल पर भी अगर पैसे का लेन देन हो रहा है, कुछ भी पैसा, अगर खेलने के लिए भी आपको पैसा देना है और जीतने पे पैसा मिलना है या हारना है। बिल्कुल सुनील सर, लेकिन प्रतिबंध तो लगा दिया है। किस कानून के तहत प्रतिबंध लगाया गया, ये कानून कैसे काम करता है, कितना ज्यादा प्रभावशाली है और क्या प्रतिबंधित करने से वाकई इन खेलों को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है कि देखिए जो कानून आया उसका नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। ये जो अनरेगुलेटेड रियल मनी गेमिंग है या जो रेगुलेटेड जिसमें रियल मनी आ गया उसको बैन करने के लिए लगाया है। जिसमें किसी भी तरह का, अब कोई भी मनी अगर इन्वॉल्व होगी, वो किसी भी तरह का गेम हो, तो उसको आप नहीं लगा सकते। और क्या होता था पहले, जैसे आप कई बार देखते होंगे कि कानून आते थे लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पाते थे। इस पर सरकार ने बहुत ही कड़ा कदम, जैसे मैं बोलूंगा, लिया। और जिस दिन ये एक्ट लागू हुआ उसी दिन सारे के सारे देश में जितने भी रियल मनी गेमिंग थी टोटली बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि सरकार ने इसमें बोला कि इसमें जो कानून बनाया बहुत सख्त बनाया कानून। सरकार ने बोला कि यदि आपने ऐसा कोई भी गेम है, उसने 3 चीजें कानून में मोटे तौर पे लाई कि 3 चीजों में उसने बोला कि सबसे पहला काम यह है कि आप किसी भी तरह का मनी अगर गेम है तो वो नहीं चलाओगे, उसे बंद किया। दूसरा उन्होंने बोला किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट इसको नहीं कर सकते आप गेम को चलाने के लिए, जो भी रियल मनी गेमिंग है वो नहीं कर सकते। तीसरा उन्होंने कहा यदि कोई करेगा तो उसको 1 करोड़ का फाइन है और 3 साल की सजा भी है। तो जब भी आप सजा का प्रोविजन कर देते हैं तो आदमी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी बिजनेस होता है जो वो कभी भी रिस्क नहीं लेता। तो तभी आप देखो कि सेम जिस दिन कानून लागू हुआ उसके नेक्स्ट डे से ये बंद हो गए, क्योंकि उसमें किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को ऐसे गेम जिसमें खिलाड़ी पैसा लगाकर हिस्सा लेते हैं, जीत या हार होती है पैसे की, वो पूरी तरह से बैन कर दिया गया। तो ये कानून, क्योंकि इस कानून में प्रोविजन बहुत कड़े किए गए और इसमें सब कुछ बंद कर दिया गया कि आप कुछ नहीं कर सकते, ना रियल मनी लगा के कर सकते, ना उसको टीवी, सोशल मीडिया, किसी भी तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसका विज्ञापन करना भी पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। और साथ में जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वित्तीय संस्थान, बैंक, जितने भी हमारे भुगतान करने की सेवाएं हैं, जो भी यूपीआई, कोई भी फंड ट्रांसफर का प्रोसेस, कोई भी चीज है, वो भी इसको ऑथराइज नहीं करेंगे। मतलब मनी ट्रांसफर ही नहीं हो सकती किसी भी तरीके से इन प्लेटफॉर्म पे। तो जब इतनी सख्ती सरकार ने की और जैसे ये एक्ट लागू हुआ तो एक सेंट्रल ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बना दी गई, जो कि सब देखेगी कि ये अब जो रेगुलेशन नया एक्ट आया है वो पूरी तरह से मॉनिटर हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो सभी गेमिंग प्लेटफॉर्म को क्लासीफाई भी करेगी, रजिस्टर्ड भी करेगी और मॉनिटर भी करेगी। और ये अथॉरिटी जो है एथिकल प्रैक्टिसेस लागू करने के लिए, नियम बनाने के लिए जिम्मेदार है और एक्ट का उल्लंघन करने में बहुत ही सख्त प्रावधान है, जैसे मैंने आपको बताया। जी, तो दर्शकों, ई स्पोर्ट्स में अभी बहुत सारी जानकारियां हमें आपको बतानी है, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
हो बाकी लोगों के साथ, क्योंकि सारी ई स्पोर्ट्स गेम आप अकेले नहीं खेलते, टीम बेस्ड गेम्स भी हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में, और आज बात हो रही है ई स्पोर्ट्स की। गौतम जी, एक नया वर्ड है मार्केट में, या टर्म कह लीजिए, ई स्पोर्ट्स, जिसका बहुत बज़ भी है। और ई स्पोर्ट्स ऑनलाइन गेमिंग, क्योंकि नॉर्मली अगर हम दोनों चीजों के बारे में सुनते हैं, दोनों वर्ड्स को सुनते हैं, हमें लगता है कि स्पोर्ट्स और गेमिंग एक ही तो चीज है। ई दैट मीन्स यू आर डूइंग इट ऑनलाइन, ऑनलाइन गेमिंग भी वही चीज है, ई स्पोर्ट्स भी वही चीज है, लेकिन वो चीजें दोनों अलग हैं। क्या डिफरेंस इन दोनों चीजों में है? ई स्पोर्ट्स ऑनलाइन गेमिंग से किस तरीके से अलग है? देखिए, अगर आप ई स्पोर्ट्स को अगर आप ब्रेक डाउन करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स से ये नाम बना हुआ है। तो ई स्पोर्ट्स में जिसमें आप एक लेवल पे कंपटीशन खेल सकते हैं, एक दूसरे के साथ compete कर सकते हैं, और आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है उसके साथ। ऑनलाइन टूर्नामेंट्स जैसे आप कह रहे हैं। नाउ हर एक ई स्पोर्ट्स ऑनलाइन गेम ही है, ऑनलाइन ही आप खेलते हो। बट ऑनलाइन गेम और ई स्पोर्ट्स में मेजर फैक्टर ये है कि ऑनलाइन में, जैसे हमारी बात हो रही है इस टाइम पे, काफी आरएमजी इन्वॉल्व थी, काफी हद तक बैन्स हो गए हैं इसमें, आपको खेलने के लिए पैसे डालने पड़ते हैं। ई स्पोर्ट्स में ऐसा सीन नहीं है। और ई स्पोर्ट्स में जो आपका फोकस है वो आपकी स्किल लेवल पे फोकस रहता है, कि आपका स्किल कितना अच्छा है गेम में, आप कितनी जल्दी उसमें रिएक्ट कर सकते हो, आप इंडिया लेवल पे आप कितना अच्छा खेलते हो, आप कितना कोऑर्डिनेट कर सकते हो बाकी लोगों के साथ, क्योंकि सारी ई स्पोर्ट्स गेम आप अकेले नहीं खेलते, टीम बेस्ड गेम्स भी हैं इसमें। तो काफी ज्यादा स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व होती है इसमें, काफी ज्यादा आपको टीम के अंदर जो आपकी सिनर्जीज कैसे होती है, और आपकी टीम का स्किल लेवल कैसा है इसमें, ये सब भी मैटर करता है। तो मोस्टली जो दुनिया भर में ई स्पोर्ट्स जो पॉपुलर गेम्स हैं, वो काफी ज्यादा उनमें टीम बेस्ड गेम्स हैं। तो इंडिविजुअल एफर्ट की जगह आपको टीम एफर्ट्स में देखना पड़ता है कि हाउ वेल दे आर परफॉर्मिंग। बिल्कुल। तो ई स्पोर्ट्स में आपके कहने का मतलब है कि मनी कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ स्किल इन्वॉल्व है। हाँ, आप बेसिकली ई स्पोर्ट्स का जो आउटपुट है वो ये है कि कंट्री में या दुनिया में कौन बेस्ट है, कौन फास्टेस्ट रिएक्शन कर सकता है, कौन बेस्ट डिसीजंस ले सकता है इसमें। और इसमें एज आई सेड कि आपको पार्टिसिपेट करने के लिए कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। और ई स्पोर्ट्स है जो वो आपको नेचुरली, जो गेमर्स को आप सोचो कि अगर बेस लेवल पे अगर गेमर्स हैं, काफ़ी वाइड बेस लेवल है इंडिया में, 500 मिलियन से ज़्यादा गेमर्स हैं इंडिया में। इनमें से जो बिल्कुल जो सबसे ज़्यादा जो परफॉर्म कर सकते हैं, compete कर सकते हैं उस लेवल पे, आपको टॉप 1% लोग हैं जो ई स्पोर्ट्स में जाते हैं और परफॉर्म कर पाते हैं। और इनको फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में भी, इंडिया से बाहर भी मिलती हैं खेलने के लिए। पर जैसे मैंने आपको बताया कि गेमिंग एक काफ़ी ब्रॉड टर्म है, इंडिया में काफ़ी, उसमें काफ़ी लोग इसमें घुस के
अपने आप को लेजिटिमाइज करने की कोशिश की है, पर अब गवर्नमेंट के जो न्यू रेगुलेशंस आए हैं इसमें काफी हद तक इन्होंने ये पूरा क्लोज ऑफ कर दिया है। और मोदी जी खुद ई स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं इस टाइम पे, और वो चाहते हैं कि इंडिया में ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बूम करे और हमारे जो यूथ है उनको अपॉर्चुनिटी मिले इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हायर लेवल पे, और जो हमारी इतनी जो यंग पॉपुलेशन है उनको दे गेट टू सी स्टार्स बीइंग बोर्न। सुनील जी, अभी गौतम जी ने बताया कि ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन गेमिंग आने वाले टाइम में और भी ज्यादा बूमिंग इंडस्ट्री है, तो उसमें गवर्नमेंट का इनिशिएटिव भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। तो किस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव इसमें प्रभाव डालेगा? जब हम ई स्पोर्ट की बात करते हैं तो वो कॉम्पिटिटिव डिजिटल स्पोर्ट है, तो उसको एक पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। और अब क्योंकि ये टूर्नामेंट होंगे, कि टूर्नामेंट जब भी ऑर्गेनाइज होगा तो उसके ब्रांड पार्टनर्स होंगे, कुछ ब्रांड प्रमोशंस होंगी, तो उसमें उनसे रिवेन्यू आएगा। और रिवेन्यू कहां से आएगा कि स्पॉन्सरशिप से दे दिया, स्ट्रीमिंग होगी उससे आएगा, एडवर्टाइजमेंट होगी उससे आएगा, मर्चेंडाइज होंगी, इवेंट फीस होगी, तो उन जगह से पैसा आएगा जिससे कि वो आगे चल सकें। और जैसे कि हम उसमें अगर बड़े एग्जाम्पल की बात करें तो BGMI ई स्पोर्ट है, वॉलेरेंट टूर्नामेंट होते हैं, फीफा ई टूर्नामेंट है, और फ्री फायर कंपटीशंस होते हैं, डॉटा 2 और काउंटर स्ट्राइक है। तो ये बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट और कंपटीशन होते हैं जो कि हो रहे हैं। ये इवेंट जो है ई स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, या जो हमारे गेम पब्लिशर होते हैं, जो कि दोनों मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स से गवर्न होते हैं, रेगुलेट होते हैं। तो ई स्पोर्ट को, जैसा मैंने पहले भी बताया था, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के तहत कानूनी रूप से स्पोर्ट मान लिया गया है। और क्योंकि अब ये स्पोर्ट बन गया है तो प्रोफेशनल स्पोर्ट इनकम के रूप में इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के रूप में टैक्स लगाना गवर्नमेंट ने शुरू किया है, क्योंकि इसमें गैम्बलिंग का एलिमेंट नहीं है। जब गैम्बलिंग होती थी तब इशू था, तो गैम्बलिंग तो टोटली बैन कर दी अब सरकार ने। तो यदि आपको कुछ प्राइस या पूरी टीम को या आपको इंडिविजुअल लेवल पे मिलता है तो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सरकार ले जाती है। जबकि रिवर्स हम सोचें तो रियल मनी में तो आप खुद पैसा लगाते थे, खुद जीतते थे, खुद एंट्री फीस देते थे या खुद डिपॉजिट देते थे, फिर पैसा मिल जाता था, या वो सब इकट्ठा करके किसी को देते थे। तो वो पैसे का बिल्कुल खत्म हो गया और अब इसको पूरी तरह रेगुलेट कर दिया गया। और ई स्पोर्ट में अब सरकार चाहती है रेगुलेशन बनने के बाद कि बच्चे आगे आएं, ई स्पोर्ट की टीमों में अपनी स्किल सेट को बढ़ाएं, क्योंकि ई स्पोर्ट में आपका पूरा स्किल लगेगा। आप फिजिकली भी फिट होने चाहिए और आप मानसिक तौर पे भी फिट होने चाहिए, जिससे दोनों का आपका जो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा वो आपको गेम जिताएगा। तो अब रेगुलेशन सरकार ने बना दिए और यूथ को उन्होंने बोला आप आगे आएं और इसमें एक्सपर्टीज करें और एक पूरे इकोसिस्टम डेवलप हो, जिससे कि एक बहुत बड़ा एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि देश में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई। ई स्पोर्ट में अगर हम आते हैं तो हमारा यूथ जो है वो ई स्पोर्ट के माध्यम से और ज्यादा अपना स्किल सेट का प्रभाव छोड़ पाएगा देश और विदेशों में खेलते हुए खिलाड़ियों के ऊपर, सबके ऊपर। तो दर्शकों, ई स्पोर्ट्स में अभी बहुत सारी जानकारियां हमें आपको बतानी है, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन जब पता लगा, जब वो बाहर खेलने गए इंडिया की तरफ से, तो पता लगा कितना अहम खेल है ये।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में और आज बात हो रही है ई स्पोर्ट्स की। गौतम जी, ऑलरेडी हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन गेमिंग या ई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर लार्जर पर्सपेक्टिव पे देखा जाए तो ई स्पोर्ट्स का इंडिया में क्या फ्यूचर है? ई स्पोर्ट्स का फ्यूचर इंडिया में बहुत अच्छा है क्योंकि हमारी इतनी यंग पॉपुलेशन है इस टाइम पे कंट्री की। तो ये एक आप मल्टी एंगल से इसको देख सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ से देख सकते हैं कि ई स्पोर्ट्स जैसा ग्रो कर रहा है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज जैसे आप कोच बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, आप प्लेयर बन सकते हैं, आप सपोर्ट स्टाफ बन सकते हैं, आप इवन क्रिएटिव साइड पे देख सकते हैं, काफी जॉब्स ओपन अप हो रही हैं। अगर आपको इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में देखना है, आपको लाइव स्ट्रीमिंग में देखना है, आपको कमेंटेटर की तरफ से देखना है, तो एक अच्छा एग्जांपल जो देखें कि जो भी स्पोर्ट्स में हो रहा है, जो भी क्रिकेट में हो रहा है, वो सारी चीजें अभी अवेलेबल हैं ई स्पोर्ट्स में भी। वो सारी इंडस्ट्री जो हमारे आईपीएल के आसपास खड़ी हो रही है, चाहे वो स्पॉन्सरशिप्स हो, चाहे वो मीडिया राइट्स हो, ब्रॉडकास्ट जो टेलीविजन पे हो रहा है, ये सब ऑलरेडी एक छोटे लेवल पे, नॉट एज एट द बिग लेवल एज आईपीएल, उससे छोटे लेवल पे ऑलरेडी हो रहा है। और ये आपका विंबलडन कबड्डी की जो लीग है उस लेवल पे ऑलरेडी ये पहुंच गए हैं। तो जो सारी अपॉर्चुनिटीज आप स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में देखते हैं, सिमिलरली हम ई स्पोर्ट्स में भी हमें देखने को मिलेंगी। जो प्लेयर्स जो रिटायर हो रहे हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद कोचेस की जॉब मिल रही हैं। जो यंग लोग ई स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे, चाहे वो क्रिएटिव से हो, चाहे वो लीगल से हो, कि आप कमेंटेटर बन सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ई स्पोर्ट्स के कमेंटेटर इस टाइम पे स्टार स्पोर्ट्स पे उनको लाइव जाने का मौका मिला हमारे अपनी एक लीग में, और स्टार स्पोर्ट्स में उनको पिक कर लिया गया है। अब उनमें से कई लोग क्रिकेट में कमेंट्री कर रहे हैं और खो खो में कमेंट्री कर रहे हैं, कबड्डी लीग में भी कमेंट्री कर रहे हैं। तो ये जो टैलेंट जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो दूसरी स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये तो बात रही हमारी जॉब्स की तरफ से। बाकी रेवेन्यू ग्रोथ की हम जो देख रहे हैं अपॉर्चुनिटीज इसमें हैं, क्योंकि नई नई गेम्स अब इंडिया में भी आ रही हैं, बाहर से भी आ रही हैं, तो इसमें आपका कंट्री के लिए रेवेन्यू ग्रोथ का मिलेगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा इसमें। और इसके बाद जो आपको अपॉर्चुनिटीज हैं दूसरी की क्रिएटिव साइड में, गेम डेवलपमेंट साइड से जो अपॉर्चुनिटीज हैं, तो ई स्पोर्ट्स का फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है। ग्लोबली बहुत अभी बढ़ रहा है, ये मार्केट बढ़ती ही जा रही है। जैसे हमने क्रिकेट में इतना नाम कमाया है, ई स्पोर्ट्स है हमारा नेक्स्ट फ्रंटियर। तो मैं काफी खुश हूँ कि गवर्नमेंट इसके पीछे देयर स्टैंडिंग बिहाइंड इट एंड देयर पुशिंग इट फॉरवर्ड। एंड आई बिलीव कि अगले जो हमारी जो विकसित भारत की जो पूरी प्लानिंग है, वो हमें अगले 5 साल में ग्लोबली काफी हम टॉप 3 टॉप 4 में आ जाएंगे जल्दी। तो जो वर्ल्ड ओलंपिक्स हो रही है उसमें ई स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस कर दिया है। ओलंपिक्स के लिए ई स्पोर्ट्स के लिए अलग ओलंपिक्स भी प्लान हो रहा है फ्यूचर में। तो बहुत ये आपकी नेशनल प्राइड के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है जी। तो ई स्पोर्ट्स आप मतलब ये मत सोचिए कि कोई घर पे गेम खेल रहा है। अब वो गेम खेलते हुए जैसे क्रिकेट में, जैसे अब वॉलीबॉल में, टेबल टेनिस में, बाकी गेम्स में जैसे वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकता है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ई स्पोर्ट्स एक करियर ऑप्शन जो है आने वाले सालों में बन जाएगा। मैं भी इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा कि बहुत ही बढ़िया बात गौतम जी ने कही, और मैं खुद जानता हूं, क्योंकि क्या है कि पेरेंट्स कई बार उन्हें लगता है कि एक कंप्यूटर गेम या ई स्पोर्ट में बच्चा गेम खेल रहा है तो पता नहीं क्या कर रहा है, ये ठीक है कि नहीं। लेकिन ये अब करियर है, बहुत बड़ा करियर है। और मैं बहुत ऐसे यूथ को जानता हूं, और अब से नहीं पहले से, जो बहुत ही गेम खेलते थे कंप्यूटर पे, ई स्पोर्ट में थे, लेकिन जब पता लगा, जब वो बाहर खेलने गए इंडिया की तरफ से, तो पता लगा कितना अहम खेल है ये। तो ये बहुत जल्दी सपना सच होने वाला है कि यदि आप सचमुच अच्छा प्रैक्टिस करते हैं और अच्छा गेम करते हैं और अच्छे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो बहुत जल्दी आप ओलंपिक में, विदेश में देश को रिप्रेजेंट करने जाएंगे। तो मैं कहूंगा कि आप बच्चों को ई स्पोर्ट में आने दें और उन्हें काम करने दें, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो गया है। अब बिल्कुल सेफ है ई स्पोर्ट खेलना, क्योंकि अब इसमें मनी का कोई भी इंटरवेंशन है ही नहीं। और इसमें मैं एक और चीज भी ऐड करना चाहूंगा। ई स्पोर्ट्स एक इस लेवल पे पहुंच गया है जहां पे ऑलरेडी ई स्पोर्ट्स के जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं इंडिया में, वो स्टेडियम्स भर रहे हैं। ये ऑलरेडी वहां पे पहुंच गए हैं जहां पे ये लाइव टेलीविजन पे भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है। एंड
ये ऑलरेडी इनके जो टॉप ई स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं कंट्री में, उनके मिलियंस फॉलोअर्स हैं, उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी मिलने लगी हैं ब्रांड डील्स के साथ। और यही लोगों को जब आप ग्लोबली ये रिप्रेजेंट करेंगे तो और भी इसमें जो ग्रोथ होगी और भी अच्छी होगी। पर इंडिया में मैं कहूँगा इस टाइम पे काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है कि अगर इंडिया में इवेंट ई स्पोर्ट्स हो रहा है, लाइव टीवी पे भी जा रहा है, प्राइम टाइम पे जा रहा है, स्टेडियम अगर खुल रहा है इवेंट्स होने के लिए, पूरा स्टेडियम फुल हो रहा है। बिल्कुल। तो 10-10 हजार 15-15 हजार लोग स्टेडियम में मैच देखने के लिए आ रहे हैं ई स्पोर्ट्स का। बिल्कुल। तो काफी बड़े लेवल पे इंडिया में काफी बूम कर गया पिछले 5 सालों में। और ये इसने बढ़ते ही जाना है। बिल्कुल, आने वाले टाइम में और भी ज्यादा बूम ई स्पोर्ट्स को मिलने वाला है। तो ई स्पोर्ट्स में यंगस्टर्स अपना करियर कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से वो अगर गेम खेलने के शौकीन है तो ई स्पोर्ट्स के जरिए वो गेमिंग में जा सकते हैं और फुल फ्लैज करियर अपना बना सकते हैं, इसके बारे में जरूर जानकारी हम आपसे लेंगे। लेकिन समय इस वक्त हमारे पास कम है, इसके बारे में हम आपसे जानकारी लेंगे अगले एपिसोड में। तो आज के इस एपिसोड में हमारे साथ बने रहने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। ई स्पोर्ट्स की दुनिया जितनी रोमांचक है उतनी ही चुनौतियों से भरी भी है। जो मेहनत, लगन और आत्मविश्वास दिखाता है वही इस क्षेत्र में आगे बढ़ता है। आज हमने समझा कि यहाँ सफल होने के लिए सिर्फ खेल ज्ञान ही नहीं बल्कि अपने सपनों के लिए संघर्ष करने की भी जिद चाहिए। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि ई स्पोर्ट्स में करियर बनाने के लिए क्या रास्ते अपनाए जा सकते हैं और कैसे हर जुनूनी खिलाड़ी अपने लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि सपनों की उड़ान यहीं से शुरू होती है। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं।